I hope you all are fine and doing well. So, my name is Amita and I will teach you the drugstore and business management in the pharmacy second year and also a subject pharmaceutical jurisprudence. So, today we are going to start a syllabus of drugstore and business management. Firstly, we will cover introduction of drugstore and business management. With the introduction to drugstore and business management, we will cover other contents like commerce and about trade, economics, industry, and management. So, firstly, what is the DSBM, drugstore and business management? Human life is based upon the principle of work. One has to work टू अर्न हीज लाइवलीहुड. मतलब ह्यूमन क्या है, हर इंसान, ठीक है, अपनी एक वर्क के ऊपर डिपेंड होता है. ठीक है, हर किसी को काम करना पड़ता है अर्न करने के लिए ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके. और इन्हीं सारे काम में से, प्रोफेशंस में से फार्मेसी भी एक प्रोफेशन है. The Pharmacy Council of India has introduced a new subject named drugstore and business management. Pharmacy of Council ने एक न्यू सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट. सिलेबस जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट 1 कॉमर्स एंड पार्ट 2 अकाउंटेंसी. पर्पस क्या है इस सब्जेक्ट का? द पर्पस ऑफ दिस सब्जेक्ट इज टू फेमिलियराइज द स्टूडेंट with the basic concept of business, its proper management, source of finance in order to run it successfully, and the last, the way and means to note down various transactions in books of account with the view to having a permanent record of the same. मतलब क्या पर्पस है इस सब्जेक्ट का कि हम स्टूडेंट को फेमिलियराइज करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ बिजनेस के, और उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ कि अगर हमने कोई बिजनेस करना है तो उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे होती है, क्या 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 उसके सोर्स ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं, कैसे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे उसे स्मूथली, ठीक है, हम चला सकते हैं, और क्या क्या वे हो सकते हैं अच्छे से उसके साथ डील करने के, ठीक है, अपने बिजनेस को चलाने के, और फाइनेंशियली चेक करने के. लाइक फाइनेंशियल पोजीशन अगर हमने गुड रखनी है अपने उस कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके लिए हमें क्या क्या रिकॉर्ड्स ऑलरेडी तैयार करके रखने चाहिए, क्या क्या मैनेजमेंट रखनी चाहिए, वो सब हम इसमें बताते हैं, बच्चों को फेमिलियराइज करते हैं. ठीक है. सो नाउ बिजनेस, industry based business and commerce based business. In industry there is a primary, secondary and tertiary, and in commerce trade and auxiliaries to the trade. Primary is extractive and genetic, secondary contain manufacturing, analytical, synthetical, processing, assembling and construction. On commerce based there trade, इन ट्रेड, इंटरनल ट्रेड लाइक जो हमारी कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर ही होता है, ठीक है, होलसेल आ जाता है, उसमें रिटेल आ जाता है. एक्सटर्नल जो कंट्री से बाहर होता है लाइक इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एक्सट्रीपोर्ट मतलब जैसे जो इंपोर्ट करते हैं हम उसको री एक्सपोर्ट किया जाता है विदाउट चेंजिंग पैकेजिंग एंड अनदर थिंग. मतलब एक सिटी और एक जगह जहाँ पे क्या कहते हैं गुड्स को री एक्सपोर्ट किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सट्रीपोर्ट. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज द ऑक्सिलरीज टू द ट्रेड. ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या चीज़ें है, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग और वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस. ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं. ठीक है. उसके बाद नाउ व्हाट इज कमर्स? Commerce is that aspect of business activity which is concerned with the distribution of goods and service produced by the industry. Commerce में क्या होता है, ये वो एक्टिविटी है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन होती है गुड्स की और सर्विस प्रोवाइड की जाती है बाय द इंडस्ट्री. मतलब सर्विस प्रोड्यूस्ड होती है बाय द इंडस्ट्री. ठीक है. कमर्स, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. ठीक है. कमर्स क्या होता है, एक मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में लिंक है जिसमें क्या कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, अपने गुड्स की लाइक एक तरह से हम मार्केटिंग करते हैं. उसमें हम ये भी देखते हैं कि कितनी हमारे प्रोडक्ट की गुड्स की सेल्स हुई है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना हमें लॉस हुआ है. तो वो सारी चीज़ें किस में कवर अप होती हैं, हमारे पास कमर्स में कवर अप होती हैं. गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन से लेके मार्केटिंग कितनी हुई है, कितनी सेल हुई है, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है. ठीक है. बट कमर्स जो है
टू बेस्ड पे हम क्या कहते हैं मार्केटिंग करते हैं, बार्टर एंड कैश, ठीक है। बार्टर मीन्स जहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, ये सिस्टम है जहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपनी गुड्स को और सर्विस को फॉर अदर गुड्स और सर्विस विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज मनी, ठीक है। और कैश में क्या करते हैं, हम मनी लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड में क्या है, हमारे पास परचेज आ जाती है और सेल आ जाती है, कितना हमने परचेज किया, कितना हमने सेल किया। एड्स टू ट्रेड क्या है, हमें क्या क्या चाहिए होता है ट्रेडिंग के लिए, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ट्रेडिंग के लिए चाहिए होती हैं, ठीक है। और हम ट्रेडिंग में करते क्या हैं, परचेज करते हैं, आगे सेल करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड मीन्स बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर मनी और मनीज वर्थ, ठीक है। मनीज वर्थ मतलब बार्टर और विद मनी मतलब कैश, ठीक है। एंड ट्रेड में भी डिस्क्राइब्ड एज द न्यूक्लियस ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। ट्रेड को हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कमर्स है, हम उसका न्यूक्लियस बोल सकते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी का न्यूक्लियस बोल सकते हैं, मेन पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोडक्शन यूनिट टू द कंज्यूमर एट फार ऑफ प्लेस आर नॉन एज ट्रेडर। मतलब ट्रेडर्स कौन होते हैं, जो या तो डीलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने गुड्स को प्रोडक्शन यूनिट से कहीं दूर कस्टमर्स के पास, कंज्यूमर्स के पास, या फिर अपनी लोकेशन से दूर उनकी ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको क्या बोल देते हैं, हम ट्रेडर्स बोल देते हैं, ठीक है। You can see on your screen like what is trade. Trade is any exchange, ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा फॉर मनी और अदर गुड्स लाइक मनी इज वर्थ। हम कैश लेके भी करते हैं, ठीक है। बार्टर मतलब हम एक्सचेंजिंग गुड्स करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। एंड कार्ड पेमेंट भी करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग में आ जाती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड। ट्रेड, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में क्या आता है, जो सिर्फ हम अपनी कंट्रीज की बाउंड्री के अंदर करते हैं, लाइक होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। एंड फॉरेन ट्रेड में आता है जो हम आउट ऑफ कंट्री करते हैं, लाइक इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है, जो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहा है। एक्सपोर्ट क्या आ रहा है, जो हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं। एंट्री पोर्ट क्या आ रहा है, जो दूसरी कंट्री से आया है फिर उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे न्यूयॉर्क में किया जाता है, वो गुड्स लेते हैं एंड देन री एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो क्या हो गया, एंट्री पोर्ट ट्रेड हो गया, ठीक है। Now what is foreign trade and international trade? International trade is sale and exchange of goods among different countries. मतलब हम क्या करते हैं, सेल करते हैं और एक्सचेंज करते हैं गुड्स की दूसरी कंट्रीज के साथ, डिफरेंट कंट्रीज के साथ। एंड व्हाट इज होम ट्रेड? होम ट्रेड में क्या होता है, जैसे मैंने बताया, वो सिर्फ हमारी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर होता है। उसमें आता है होलसेल। होलसेल क्या होता है, बाइंग गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स इन लार्ज क्वांटिटीज एंड सेलिंग दैम टू रिटेलर इन स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है। मतलब लार्ज क्वांटिटीज में हम लेस रेट पे क्या कहते हैं, अपना प्रोडक्ट गुड्स ले लेते हैं, फिर उसको सेल करते हैं रिटेलर प्राइस में स्मॉल क्वांटिटीज में, ठीक है। रिटेल क्या होता है, सप्लाई ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटीज। भी जितनी उनको ज़रूरत होती है उतनी ही हम करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अब अगर हमने ट्रेडिंग करनी है, हमने कंपनी खरीद ली, कंपनी स्टार्ट कर ली, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास तो बहुत लार्ज क्वांटिटीज में होगा, क्योंकि हम होलसेल पे ले रहे हैं। होलसेल पे लेके फिर उसको हम क्या करते हैं कि आगे कंज्यूमर्स को, मतलब जो हमारे पास फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, फार्मेसी शॉप वाले हैं, केमिस्ट हैं, उनको कंज्यूमर्स को सिर्फ उतनी ही यूनिट भेजते हैं जितनी उनको रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या हो गया, रिटेल, ठीक है। और जो हमने खरीदा लार्ज क्वांटिटी में, वो हो गया होलसेल। Now what is classification of international trade? क्लासिफिकेशन में हमारे पास आता है इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एंट्री पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है, परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर ऑफ अ फॉरेन कंट्री। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम फॉरेन कंट्री से लेते हैं, परचेज करते हैं। एक्सपोर्ट में हम सेल करते हैं। एंट्री पोर्ट में इंपोर्टिंग ऑफ फॉरेन प्रोड्यूस्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ री एक्सपोर्टिंग, उसे हम री एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है।
नाउ व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड। एडवांटेजेस क्या है फॉरेन ट्रेड की। हम फॉरेन में एक्सचेंज कर सकते हैं, इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम, हमारी गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज हो सकती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है, बेनिफिट्स होते हैं कंज्यूमर को, ठीक है, कल्चरल डेवलपमेंट होती है, एक्सपोर्ट ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड, ठीक है, सारी जो गुड्स हैं हर तरीके की अवेलेबिलिटी हो सकती है, ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। सो ये सारी एडवांटेजेस हैं जो हमें फॉरेन ट्रेड से होती है। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेडिंग। उसमें क्या होता है, म्यूचुअल डिपेंडेंस हो जाती है कि हम एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं कि हाँ जी चलो वो उनके पास होंगे वो गुड्स या हमारे पास होंगे वो गुड्स, ठीक है। और शॉर्टेज ऑफ गुड्स हो जाती है इन अ कंट्री, इसीलिए क्या होता है शॉर्टेज हो जाती है क्योंकि हम किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। इंसेंटिव टू कॉलोनाइजेशन, ठीक है, और इंसेंटिव देना पड़ता है, ठीक है, उसके कारण भी क्या कहते हैं ज़्यादा लगती है, ठीक है, हमारे पास इकोनॉमी। एक्सप्लॉयटेशन होती है, बैड इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी, जैसे मैंने बताया बैड इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे, इफेक्ट ऑन कल्चर, कल्चर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, फियर ऑफ डंपिंग, डंपिंग का भी डर रहता है, ठीक है, एंड फॉरेन कंपटीशन, और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डंपिंग का मतलब टेंशन रहती है कि कहीं हमारा डाउनफॉल ना हो जाए, ठीक है, कहीं हमारा लॉस ना हो जाए, तो ये सब चीज़ें एक डर बना रहता है, ठीक है, क्योंकि फॉरेन के साथ हम काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री के साथ काम कर रहे हैं, तो ये सारी डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ एक्टिविटीज़ रिवॉल्विंग अराउंड ट्रेड, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो ट्रेड के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। Now what is transport? It is the process of carrying the goods and person from one place to another। हमें पता है ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है, भी एक गुड्स को या पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। इट असिस्ट द ट्रेड बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोडक्शन थ्रू द लोकेशन वेयर दे आर टू बी सोल्ड फॉर कंजप्शन, मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, गुड्स की, वहाँ से लेके जहाँ पे उसकी ज़रूरत है कंज्यूमर तक ले जाके हम उसकी लोकेशन पे पहुँचाते हैं उसको, तो वो हो गया ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से है, लैंड, वाटर, एयर। किस तरीके से होती है, लैंड पे होती है जैसे रोड और रेलवे थ्रू, एंड वाटर में होती है रिवर, सी एंड कनाल्स के थ्रू, एयर में होती है एयरवे, मतलब एयरवे में हम प्लेन्स के थ्रू करते हैं, वाटर में शिप्स के थ्रू जो है गुड्स को हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, लैंड में रोड, रेलवे, बसेस, लोडेड ट्रक्स के थ्रू, ठीक है, या फिर हम मतलब जो हमारे पास ये क्या कहते हैं गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, लोडिंग वाली, उनके थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने सामान को, अपने गुड्स को कंज्यूमर तक। नाउ व्हाट इज वेयर हाउसिंग। अ स्टोरेज प्लेस, द प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, ठीक है, वेयर हाउस का मतलब होता है जहाँ पे जो गुड्स हैं उनको स्टोर किया जाता है। वेयर हाउसिंग रिमूव हिंड्रेंस ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब टाइम को वेस्ट होने से बचाते हैं, ठीक है, कि हमने स्टोर किया हुआ है अच्छे से जाके उनको अकॉर्डेंस अपने उसको स्टोर किया हुआ है तो इजीली हम जाके गुड्स वहाँ से उठा सकते हैं और उनको जहाँ पे भेजना है वहाँ से भेज सकते हैं। द गुड्स में बी सप्लाई टू द कंज्यूमर एज एंड व्हेन दे रिक्वायर्ड, इजीली हम जब भी कंज्यूमर को रिक्वायर्ड है गुड्स निकाल के दे सकते हैं, ठीक है, इजीली। टाइप्स कौन से होते हैं वेयर हाउस के, प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउसेज कौन से होते हैं, ओन्ड बाय अ बिग कंपनीज और अ सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फॉर द स्टोरेज ऑफ देयर ओन स्टॉक। प्राइवेट क्या होता है कि एक जो कंपनी होती है वो अपना खुद का वेयर हाउस खरीद लेती है, ठीक है, ले लेती है और उसको उसमें सिर्फ अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के गुड्स को स्टोर करती है, अपना खुद का स्टॉक स्टोर करती है। पब्लिक वेयर हाउस में क्या होता है, स्टोरेज फैसिलिटीज टू द जनरल पब्लिक फॉर अ सर्टेन चार्जेस, मतलब उसमें पब्लिक में से कोई भी स्टोर कर सकता है लेकिन उसके लिए कुछ चार्जेस लगते हैं उनके अपना स्टोरेज एरिया लेने के लिए, ठीक है। बॉन्डेड वेयर हाउस आर लाइसेंस टू एक्सेप्ट इंपोर्टेड गुड्स फॉर स्टोरेज अंटिल द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज आर मेड, मतलब क्या कहते हैं ये लाइसेंस्ड होते हैं, इसमें क्या कहते हैं एक्सेप्ट किया जाता है जो इम्पोर्ट हमारे दूसरी कंट्री में से यहाँ पे जो गुड्स आ रहे हैं वो आते हैं और फिर उनको क्या किया जाता है, जब तक नहीं दिया जाता तब तक उसकी जो मतलब हमारे पास अमाउंट है वो पे नहीं की जाती, ठीक है, जब तक उसकी पेमेंट नहीं की जाती और लाइसेंस्ड के मतलब उसके सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं होती तब तक उसको नहीं किया जाता। तो वो कौन से होते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउस होते हैं जहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स को स्टोर किया जाता है। बैंकिंग क्या होती है,
hindrance of finance is removed by banking. A large amount of money is required for the production and marketing of goods and service. The finance can be raised from own resource, commercial banks, shares, debentures, financial institutions, trade and credits etc. बैंकिंग से क्या होता है कि जो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उसको ख़त्म किया जा सकता है. हमें लार्ज अमाउंट चाहिए होती है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो क्या होता है उसमें हम मार्केटिंग करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए बैंक से हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, फाइनेंस जो है उसको रेज कर सकते हैं कमर्शियल बैंक्स की हेल्प से. ठीक है, और ट्रेडिंग कर सकते हैं. ये सब चीज़ें जो होती हैं इसमें बैंक हमारी हेल्प करता है. ठीक है, इससे बैंकिंग से हम इन सब प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकते हैं. बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विस टू इट्स कस्टमर. बैंकिंग सिस्टम क्या क्या प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को. इट प्रोवाइड लोन एंड एडवांसेस फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड मशीनरी. जैसे मैंने बताया कि बैंक से हम लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, इट आल्सो प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़, और फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है कि बीच में अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम ले सकते हैं. ठीक है, इट अलाउज द फैसिलिटीज़ ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, मतलब बिल्स पे डिस्काउंट देता है. ठीक है, इट प्रोवाइड अ फॉरेन एक्सचेंज, इशुइंग लेटर ऑफ क्रेडिट्स एक्सेट्रा, दस गिविंग असिस्टेंस टू फॉरेन ट्रेड. ठीक है, ये क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में जो होता है उसकी प्रॉब्लम से भी बचाता है. इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेट्रा. ठीक है, और लेटर्स को इशू करता है. और दस गिविंग असिस्टेंस टू फॉरेन ट्रेड, और फॉरेन ट्रेडिंग के लिए हमें असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है कि हमारी हेल्प करता है उसमें, हमें जो डिफिकल्टीज आती हैं उसमें हमारी हेल्प करता है. नाउ व्हाट इज इंश्योरेंस. इंश्योरेंस क्या होती है, जैसे हम आजकल हमें पता है हम हर चीज़ की इंश्योरेंस करवाते हैं. जो कहते हैं कि हमें रिस्क कवर देती है कि अगर हमें ये प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम हमारे इंश्योरेंस काम आती है. ठीक है, लाइक रिस्क कौन से फायर, एक्सीडेंट, थेफ्ट, स्टॉर्म, फ्लड्स, अर्थक्वेक, price reductions, changes in demand, supply condition, dishonesty of employees and partners, strikes, lockouts and pilferage. ठीक है, ये जो सब चीज़ें इन रिस्क से हमारे जो बिजनेस में हमें इंश्योरेंस जो है एक कवर प्रोवाइड करती है. ठीक है, इन रिस्क से तो ये इंश्योरेंस काफ़ी हेल्पफुल होती है. अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस करवानी चाहिए. ठीक है, इवन आजकल इंश्योरेंस कंपलसरी हो गई है. तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कौन सी हैं, जनरल इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस. ये 4 इंश्योरेंस हैं. ठीक है, जो प्रीवियस हमने रिस्क पढ़े हैं उनसे कवर प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट वे में, डिफरेंट रूल्स के साथ. पैकेजिंग रेफर्स टू द रैपिंग, क्राफ्टिंग, फिलिंग एंड कॉम्प्रेशन एक्सेट्रा ऑफ गुड्स. पैकेजिंग हमें पता है कि पैकिंग करते हैं हम गुड्स की. ठीक है, पैकेजिंग इज कंसर्न्ड विद द क्रिएशन एंड डिजाइनिंग ऑफ प्रॉपर पैकेज फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट. उसमें क्या होता है कि उसमें हम देखते हैं, क्रिएट करते हैं डिफरेंट डिजाइनिंग डिफरेंट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, उसके नेम के अकॉर्डिंग, उसकी डोजेज के अकॉर्डिंग. ठीक है, हर चीज़ के अकॉर्डिंग हमें पता है पैकेजिंग कैसी होती है. ठीक है, हम मेडिसिन देखते हैं तो वो ड्रग के अकॉर्डिंग उसकी पैकेजिंग को क्रिएट किया जाता है. इट ऑल्सो इंश्योर द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी एंड वेट टू कंज्यूमर. मतलब उस पर हर चीज़ लिखी जाती है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्या क्वालिटी है, क्या वेट है, ताकि जो है वो पूरी इंश्योरिटी के साथ सप्लाई किया जा सके. ठीक है, और उसमें प्रॉपर हमारे पास जो सारी डिटेल है वो दी जाती है पैकेजिंग के ऊपर. फंक्शंस क्या है पैकेजिंग के, प्रोटेक्ट करती है प्रोडक्ट को, कम्युनिकेट करती है सिंबॉलिकली, मतलब उसके ऊपर सिंबल्स होते हैं हमारे पैकेजिंग के ऊपर, तो हम इजीली क्या करते हैं उसको पता ढूंढ सकते हैं कि हाँ जी कौन सी मेडिसिन है, कौन सा प्रोडक्ट है. प्रोवाइड कस्टमर कन्वेंस, कस्टमर को भी इजीली पता लग जाता है. कई बार क्या होता है कि किसी को पढ़ना नहीं आता, किसी को नहीं आता, तो उसके ऊपर वो एक सिंबल मार्क मतलब देख लेते हैं कि हाँ जी इस ड्रग के ऊपर या इस मेडिसिन या इस प्रोडक्ट के ऊपर ये मार्क होगा, ये नेम होगा. ठीक है, तो वो चीज़ होती है. ठीक है, वो भी प्रोवाइड करती है, कस्टमर को कन्विंस प्रोवाइड करती है. प्रमोट द प्रोडक्ट, और अगर अच्छी पैकेजिंग है आपके प्रोडक्ट की, ठीक है, अच्छा लेबल है, तो वो क्या करती है, प्रमोट करने में भी हेल्प करती है प्रोडक्ट की. Next, advertising and publicity. Advertising and publicity remove the hindrance of knowledge or information gap about the availability and uses of goods between the traders and consumers. वो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं अपने प्रोडक्ट्स की तो उसमें क्या होता है, हम सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, और उससे क्या होता है कि जिनको नहीं पता कि हाँ जी कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है इनके पास, क्या नहीं है, तो उससे वो सब चीज़ें रिमूव हो जाती हैं और इजीली उनको पता होता है कि हाँ जी ये चीज़ इनके पास अवेलेबल है, तो हम कभी
कभी भी जाके ले सकते हैं। तो कंज्यूमर इजीली अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकता है हमारे पास आके हमसे लेके, ठीक है। और यूजेस ऑफ गुड बिटवीन द ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स, वही के जो यूजेस है वो गुड्स के वो अच्छे से हो सकते हैं जब हम उनकी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, क्योंकि लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग पता लग जाता है कि क्या प्रोडक्ट है, क्या उसकी डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ पता लग जाता है, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज टू क्रिएट डिमांड एंड टू इंक्रीज द सेल्स। क्या होता है, कई बार जब हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं, कई लोगों को नॉलेज नहीं होती, कई एरियाज में पता नहीं होता है कि हाँ जी ये मेडिसिन अवेलेबल हैं यहाँ पे, और उनको वो नियर बाय नहीं मिलती हैं, लेकिन जब हम एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं तो उन्हें पता चलता है, तो वो वहाँ पे उनके लिए ईजी हो जाता है और उनकी डिमांड पूरी होती है, तो हमारी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द वेरियस मेथड यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट्स आर टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, वॉल पोस्टर्स, पैम्पलेट्स, फ्री सैंपल्स, ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशंस, बैलून्स एंड विंडो डिस्प्ले एक्सेट्रा। हम डिफरेंट मेथड से अपनी एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं। ये हम सबको पता है कि आजकल एडवर्टाइजमेंट्स कैसे की जाती है, टीवी पे भी होती है, रेडियो पे भी होती हैं, न्यूज़पेपर में भी हम एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, पैम्पलेट्स दे सकते हैं, अपने फ्री सैंपल्स पहुंचा के हॉस्पिटल्स में, केमिस्ट के पास, उससे भी एक एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, ठीक है। और फ्री ट्रेड फेयर्स लगा सकते हैं, एग्जीबिशंस लगा सकते हैं, ठीक है, और विंडो डिस्प्ले कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। तो इससे क्या होता है, हमारी जो सेल है वो भी इंक्रीज होती है, और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी डिमांड्स हैं, उनको भी हम इजीली फुलफिल करने में कामयाब होते हैं। Next point is the majority of pharmaceutical products are ethical products and their direct advertisement is prohibited according to Drug and Magic Remedies Objectionable Advertisement Act। वो इस पॉइंट में बता रहे हैं कि जो ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो एथिकल प्रोडक्ट्स हैं, और उनकी जो डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट है थ्रू फार्मासिस्ट या किसी के भी, वो क्या कहते हैं, प्रोहिबिटेड है, मतलब वो रोकी गई है, क्योंकि कौन से एक्ट के थ्रू, जूरिस्प्रूडेंस में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ एवर जर्नल होम रेमेडीज प्रोडक्ट्स सच एज पेन बाम, इनहेलर्स, General home remedies products such as pain balm, inhalers, iodex, antiseptic creams and other products which do not require a prescription for their purchase can be advertised by any of the direct methods of advertisement। तो इस पॉइंट में वो क्या बोल रहे हैं कि होम रेमेडीज होती है जैसे पेन बाम, इनहेलर्स, आयोडेक्स और एंटीसेप्टिक क्रीम्स, उनके हम डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। सो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है, कॉमर्स पार्ट का, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया है, इंट्रोडक्शन, कॉमर्स एंड ट्रेड, एंड सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में एंड मैनेजमेंट के बारे में हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।